हाय गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास के लेक्चर में ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद आएगा टॉपिक एक न्यू मॉडल, बोहर मॉडल। भाई एटम के वेरियस मॉडल हैं। एटम के वेरियस मॉडल में पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल, सेकंड मॉडल रदरफोर्ड मॉडल, अब थर्ड मॉडल इसके बाद आएगा बोहर मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल बताने से पहले मैं रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन ड्रॉबैक बता रहा हूँ कि ये मॉडल क्यों फेल हुआ। हम 2-3 पॉइंट से इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में एक बार रदरफोर्ड मॉडल को देख लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट करा था। अल्फा पार्टिकल को गोल्ड मेटल फॉइल पर या वेरियस मेटल की फॉइल पर स्टैक कराई थी और वे स्कैटर हो गई थी वेरियस डायरेक्शन में। उसके रिजल्ट से वेरियस पॉइंट आए थे, कुछ पॉइंट आए थे, वे क्या बनते रदरफोर्ड मॉडल। उसमें पहला पॉइंट ये बना था कि एटम क्या है, वेरी मिनट है, बहुत पतला है, स्मॉलर है, सर्कुलर कह सकते हैं, स्मॉलर है, और क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। दूसरा पॉइंट ये बना था कि एटम का मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है और उसके इनसाइड एक छोटा सा डेंस पार्ट है, उसमें उस एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट वेट प्रेजेंट है, होल मास प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट था कि न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सेल्स है। थर्ड पॉइंट ये था न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सेल्स है, पता नहीं किन सेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वेरियस सेल्स हैं। उन सेल्स में बेस सेल्स कैसी है, सर्कुलर है। कैसी है वे, सर्कुलर सेल्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट है। उनमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ये सर भाई इलेक्ट्रॉन पे नेक्स्ट पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या लगना चाहिए, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ में घूमने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज हो रहा है। कौन सा फोर्स अराइज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज। वो क्या कर रहा है, उसे बांध के रख रहा है, वो उसे क्या करता है, बैलेंस कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, बैलेंस कर देता है। इसीलिए क्या होता था, इलेक्ट्रॉन अपनी सेल्स में, अपनी ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता था। नेक्स्ट पॉइंट था जी लास्ट पॉइंट ये था कि इन्होंने ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसकी कंपेयर सोलर सिस्टम से करी, सोलर मॉडल से करी। जैसे वेरियस प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट, मालूम है आपको कितने प्लैनेट हैं, वे सन के अराउंड मूवमेंट करते रहते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्विंग करते रहते हैं फिक्स पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ में, जो भी उनका पाथ है। यस और नो। इसलिए इस मॉडल को, रदरफोर्ड मॉडल को क्या बोला जाता है, सोलर मॉडल। अब क्या है, अब इस मॉडल की कोई ड्रॉबैक है, क्या है? सबसे पहली ड्रॉबैक ये है कि ये मॉडल क्या नहीं कर पाया, ये नहीं बता पाया कि न्यूक्लियस के अराउंड, ये रदरफोर्ड सर अपने मॉडल में ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किन सेल्स में मूवमेंट कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अराउंड अनलिमिटेड सेल्स हैं जिसमें वे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, पर ये नहीं बता पाए कि वो किन सेल्स में, किन ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, किस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये भी नहीं बता पाए। और बहुत सारे ये भी नहीं बता पाए कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। सर पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया, इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। दूसरा पॉइंट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बहुत ये रदरफोर्ड सर एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैसे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट, यही पॉइंट मेन है सबसे ज़्यादा। क्या भाई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एक फिजिक्स में एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टॉपिक है, उसकी एक थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी, जो किसने दी, क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी। उन्होंने क्या बताया कि कोई चार्ज मूविंग पार्टिकल, जब किसी चार्ज मूविंग पार्टिकल को
किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल, किसी दूसरे चार्ज के एटमॉस्फेयर में एक्सेलरेट किया जाता है। दोबारा सुनो, जब किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को, जो घूम रहा हो लगातार, उस पर चार्ज भी प्रेजेंट हो, मूविंग चार्ज पार्टिकल को क्या कहता है, एक्सेलरेट किया जाता, किसमें, वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में हो, एटमॉस्फेयर में हो, है ना। तो वो मूव करता हुआ पार्टिकल रेगुलर क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी का लूज करता है। उस एनर्जी रेगुलर डिक्रीज होती है, या कह सकते हैं वो रेगुलर एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। सुन रहे हैं आप? यस, एनर्जी लूज करने के कारण वो एनर्जी लूज कर रहा होगा। अब एक कंडीशन ऐसी तो आएगी, कभी ना कभी एनर्जी खत्म भी हो सकती है, ये सुनो। अब कंपेयर कर लो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या, कौन सा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर, रिवॉल्विंग कर रहा है, इस पर भी चार्ज है, निगेटिव चार्ज मूव कर रहा। और सर ये किसके एटमॉस्फेयर में है, इस पॉजिटिव चार्ज का, इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल, और ये इसके एटमॉस्फेयर में है, और ये क्या, एक्सेलरेट है, चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो क्या करेगा, ये एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी लूज, और अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है। एनर्जी लूज करने के कारण, एनर्जी लूज करने के कारण एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करने के कारण क्या करेगा, धीरे धीरे इसका पाथ, इसकी डिस्टेंस घटती चली जाएगी, और ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये न्यूक्लियस से कोलोस्केप कर जाएगा। सर खत्म हो गया मॉडल। ये तो थॉमसन मॉडल था कि जहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन स्प्रेड है, वहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बीच की तरह धसे हुए। इससे, इस मॉडल से, इस बात से इसकी क्या है, ये पता चला है कि ये मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आप मुझे सर स्टेबिलिटी किस टर्म में, अरे इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, घूमता रहना चाहिए, है ना। जबकि फिर इसकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की थ्योरी जो क्लार्क मैक्सवेल मिली थी, उसके अनुसार ये क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज करने के कारण, है ना, इसकी डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, एनर्जी लूज कर रहा। जब एनर्जी नहीं होगी तो वर्क कहाँ से करेगा ये, घूमना, इसकी स्पीड स्लो होती चली जाएगी, ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, मॉडल खत्म हो गया। तो ये मॉडल क्या कर पाता है, ये मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सर लास्ट पॉइंट है किसका, रदरफोर्ड का, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी एक साथ ही लिखना है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रा क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम। सर स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस से अब निकल गया है, पूरा टॉपिक था ये, है ना। आप कंपटीशन के हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं, उस पर बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो कंपटीशन में आते हैं, IIT PMT नीट के एग्ज़ाम में आते हैं, दुनिया भर के इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में आते हैं, दुनिया भर के जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपटीशन है सब में उससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप कहोगे तो मैं समझा दूंगा स्पेक्ट्रम में, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। और उसके लिए हमें कहीं से 6-7 लेक्चर हमारे बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है सर। अब देखो यहाँ इसी पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट पे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इसके इन्फ्लुएंस में है तो क्या करेगा, रेगुलर एनर्जी लूज करेगा, रेगुलर एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। अब जब हम उन रेडिएशन को किससे देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो वेरियस टाइप की रेज, अलग अलग कलर उनका, है ना, उन रेज का क्या है, वो अलग अलग कलर में दिखाई दे रही है। अच्छा स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो ढंग से समझाया जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। बहुत सारे कलर के मिक्सचर को आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जैसे रेनबो, क्या है रेनबो,
7 कलर का मिक्सचर है विबग्योर का, तो वो एक स्पेक्ट्रम है। ऐसे ही जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या देखा जाए, उस स्पेक्ट्रम की स्टडी करेगी। कौन से स्पेक्ट्रम की? जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज करी थी, वेरियस एनर्जी की, वेरियस वेवलेंथ की, वेरियस फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन एमिट करी थी, उन पे स्टडी करेगी। तो एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ। वो क्या होना चाहिए था? रेगुलर एनर्जी एमिट करने के कारण वो कंटिन्यूस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कंटिन्यूस। लेकिन वो क्या है? डिसकंटिन्यूस। क्या है वो कंटिन्यूस नहीं था, वो क्या था? डिसकंटिन्यूस, या क्या तो लीनियर। वो क्या था? लीनियर। लेकिन बोहर सर, वो सॉरी रदरफोर्ड सर लीनियर स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब उस समय ऐसे रिसोर्स नहीं थे जो क्या करते हुए लीनियर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर देते। सो ये जो मॉडल है वो लाइन स्पेक्ट्रम को भी क्या नहीं कर पाया? एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एलिमेंट के ये क्या थे? ये ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल। क्या करेंगे? बोहर मॉडल। और एक बात और बता रहा हूँ मैं लास्ट में, एक छोटा सा पॉइंट है। इससे पहले लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर बता रहे थे। क्या बता रहे? एटॉमिक नंबर। क्या बता रहे थे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये था। इसे किससे नोट करते थे? जेड से इक्वल टू। ये सुनो, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं सर। बाद में मैंने न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला और बताया था कि क्या? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इक्वल टू, इक्वल टू का साइन है। वहां धोखे से पिछले लेक्चर में प्लस लग गया था। क्या लग गया था? प्लस लग गया था। उसे सही कर लेना आप। इस साइन इक्वल टू का साइन है। क्या है इक्वल टू का साइन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम। तो सर एटॉमिक नंबर किससे नोट करते हैं आप? जेड से। तो P इक्वल टू E, इक्वल टू E इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। ये था सर। अब वो हाँ गलती से प्लस लग गया था, बाई मिस्टेक, ध्यान नहीं रहा, उसे आप कर लेना। क्लियर? इसके न्यूमेरिकल कर लेना। अब हम टॉपिक में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल क्या होगा? बोहर मॉडल। क्या कल क्या होगा? बोहर मॉडल। जी थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।